नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है व्याकरण का, जिनका नाम है उपसर्ग। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक बात करें तो हमारे हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की अनेक विधि है, जिनमें से एक विधि इस प्रकार है कि शब्द के पूर्व या तो उनके अंत में कुछ ऐसे शब्दांश जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो शब्द के पूर्व और अंत में जुड़ने वाले ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जानते हैं, जिन्हें आज हम समझने वाले हैं कि आखिर वे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है और वे किस प्रकार कार्य करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो यह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। तो आपने पढ़ाई यदि कर भी ली है और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों टॉपिक आपको परीक्षा की तैयारी के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब बात करते हैं व्याकरण के इस टॉपिक की, उपसर्ग की। तो वे उपसर्ग क्या है, उनकी व्याख्या क्या है, उनके कौन से प्रकार है, उनकी क्या विशेषता है, या तो ऐसे कौन से उपसर्ग है जिनका प्रयोग करके हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिनको आज हम इस अभ्यास में समझने वाले हैं। बात करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? निकट या तो समीप, नजदीक। तो जो सर्ग है उनका अर्थ होता है निर्माण करना। दोनों शब्द के मिलाकर नया शब्द बना है उपसर्ग। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ है कि किसी शब्द के पास यानी निकट ऐसे शब्दांश को रखकर दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनेगा वे उपसर्ग से बना हुआ हमारा नया शब्द कहलाएगा। यहाँ हमने देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उप और सर्ग दोनों शब्द से बना है। उप का अर्थ है नजदीक और सर्ग का अर्थ है निर्माण करना। ऐसे उपसर्ग का प्रयोग करके ऐसे शब्द के साथ कुछ शब्दांश नजदीक रखकर जो नया शब्द बनेगा वे उपसर्ग से बना नया शब्द है। अब बात करते हैं उनकी व्याख्या की। तो उपसर्ग क्या होते हैं? खास समझने वाली बात यह है कि उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश होते हैं और वे हमेशा किसी मूल शब्द यानी किसी शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द के हमेशा वे प्रारंभ या तो पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कहाँ पर लगते हैं? किसी शब्द के पहले उनके प्रारंभ में ही जुड़े जाते हैं, जिन्हें उपसर्ग कहते हैं। यह बात हमें खास याद रखनी है। तो मूल शब्द के पूर्व लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षर समूहों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगाने से क्या होता है? तो जो शब्द के पूर्व हमने उपसर्ग लगाए हैं उनसे जो नया शब्द बनेगा वह काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा। यह किस प्रकार? तो एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि यदि उपसर्ग लगाने से शब्द अधिक प्रभावशाली कैसे बनता है, तो उनके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। तो आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, गुण शब्द। गुण शब्द का अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, आप जानते हैं। व्यक्ति के चाहे अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो, तो यह मूल अर्थ वाला एक हमारा शब्द है। उनकी व्याख्या में देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं, उनके पहले लगते हैं। परंतु यह बात खास याद रखनी है कि आप उपसर्ग जिस शब्द के पहले लगा रहे हैं उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो गुण शब्द का तो अपना कोई ना कोई अर्थ है। अब बात करते हैं उनसे पहले उपसर्ग लगाने की। तो गुण शब्द आपके सामने है, तो अब हम क्या करेंगे? इस गुण शब्द के पहले कुछ उपसर्ग लगाएंगे। तो यह दूर है वह हमारा क्या है? उपसर्ग। दोनों को अब मिलाकर जो नया शब्द बना है वह कौन सा होगा? दुर्गुण। तो क्या हुआ? गुण शब्द था, उनका तो कोई ना कोई अर्थ था, फिर उनके आगे हमने उपसर्ग लगाया और दोनों को मिला दिया तो नया शब्द बन गया दुर्गुण। तो उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया और शब्द अधिक प्रभावशाली भी हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं गुण तो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कोई भी थे, लेकिन दुर्गुण लगने से उन व्यक्ति के बुरे गुण की बात यहाँ पर की गई है। अर्थ भी पलट गया और शब्द भी अधिक प्रभावशाली बन गया। दूसरा उदाहरण देखें तो गुण शब्द है, उस गुण शब्द के पूर्व क्या करेंगे? उपसर्ग लगाएंगे। कौन से उपसर्ग? तो आप देख सकते हैं अव उपसर्ग लगाया। तो अब इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना वे कौन सा हो गया? अवगुण। तो वे भी व्यक्ति के क्या है? बुरे गुण दिखाते हैं। तो इस प्रकार कुछ उपसर्ग का प्रयोग करके हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। परंतु बात यह याद रखनी है कि जिस शब्द के पूर्व आप उपसर्ग लगा रहे हैं उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यहाँ हमने गुण शब्द है वो हमारा मूल शब्द है,
तो जिनका कोई ना कोई अर्थ है। अब उनके आगे हम क्या करेंगे, कुछ उपसर्ग जोड़ेंगे और उन दोनों से जो नया शब्द बनेगा वे हमारा क्या होगा, उपसर्ग से बना हुआ नया शब्द होगा। परंतु बात यह याद रखनी है कि इन दोनों को मिलाने से जो नया शब्द बना उनका भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो ही वे हमारा नया शब्द कहलाएगा। यही हमें इस अभ्यास में समझना है। उनके आगे हम देखेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में, तो यह सिर्फ हमारी समझ के लिए है। परीक्षा में आपको कोई ऐसी विशेषता पूछी नहीं जाती है, परंतु इन विशेषताओं को समझकर ही हम शब्द में से उपसर्ग किस प्रकार अलग करने हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। खास याद रखिएगा मित्रों, इन विशेषताओं के आधार पर शब्द में से उपसर्ग करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो सकता है, इसलिए इन विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। पहली विशेषता हमारी है कि उपसर्ग क्या होते हैं, लघुत्तम शब्दांश होते हैं। वे तो हमने व्याख्या में ही देखा कि वे छोटे छोटे अक्षर या तो अक्षरों के समूह होते हैं जिन्हें हम शब्दांश कहते हैं। फिर दूसरी बात है कि उपसर्ग कहाँ पर लगाए जाते हैं, यह बात खास याद रखनी होगी, तभी हम शब्द में से उपसर्ग को अलग कर सकते हैं कि उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश है जो हमेशा किसी मूल शब्द के कहाँ लगे होते हैं, प्रारंभ या तो उनके पहले या तो उनके पूर्व में लगाए जाते हैं। यह विशेषता खास याद रखनी होगी। तीसरी बात है कि उपसर्ग लगाने से क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी जो मूल शब्द का अपना अर्थ होता है, यदि हम उनमें उपसर्ग लगाएंगे जो नया शब्द बनेगा तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, और जो नया शब्द बनेगा उनका कोई ना कोई अर्थ बना चाहिए। वही बात यहाँ पर कहते हैं कि जब भी आप किसी मूल शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाते हैं तो दोनों को मिलाकर जो उपसर्ग लगाने से नया शब्द बना है उनका एक अर्थ बनना चाहिए। जो नया शब्द बना उनका अर्थ बनना चाहिए, तो ही हमारा नया शब्द होगा, वरना यह नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात यह है समझने वाली कि यदि उपसर्ग लगाने से जो नया शब्द बना तो उनका अर्थ होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी शब्द से उपसर्ग को यदि अलग करते हैं तो अलग करने के बाद भी जो शब्द बचा है उनका अपना अर्थ बना रहना चाहिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि शब्द में हम उपसर्ग अलग कर दें तो हमारा जो मूल शब्द बचा रहेगा उनका अपना अर्थ बनना चाहिए। यह चौथी विशेषता भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर गलतियाँ हम लोग यहीं पर ही करते हैं कि आप उपसर्ग लगाकर जो नए शब्द का निर्माण करने वाले हैं, तो बात यह याद रखनी है कि जो भी शब्द है जिनसे पहले हम उपसर्ग लगाएंगे तो उस शब्द का अर्थ होना चाहिए, और उपसर्ग लगाने से भी जो नया शब्द बनेगा उनका भी अपना अर्थ बना रहना चाहिए। यदि किसी शब्द से आप उपसर्ग को अलग कर देते हैं तो जो शब्द बचा रहेगा उनका भी अपना अर्थ बना रहना चाहिए। एक दो बार आप इन विशेषताओं को पढ़ेंगे तो उपसर्ग में अलग करने के लिए हमारे लिए सरल तरीका बन जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं उनके बाद उनके प्रकारों की। तो हमारी हिंदी भाषा में कुल 5 प्रकारों से उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी भाषा में इन 5 का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण हो सकता है, परंतु ज़्यादातर हमें हमारी हिंदी भाषा में पहले जो 3 प्रकार है उनका प्रयोग करके ही नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? ज़्यादातर हमें इन तीनों प्रकारों के आधारित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हुए दिखाई देते हैं। वे है संस्कृत तत्सम उपसर्ग। तत्सम यानी ज्यों के त्यों ही। संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में आए हैं और वे ऐसे ही बने हैं जिनका प्रयोग करके हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें तत्सम उपसर्ग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या तो संस्कृत के उपसर्ग से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग में से काफ़ी भाषा में परिवर्तित होते हुए हमारी हिंदी भाषा में आए हैं और उनका प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है अरबी फारसी यानी उर्दू अरबी फारसी भाषा के कुछ उपसर्ग, जिन्हें विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं, तो जिन्हें आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं, जिनका प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उनके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के भी कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग आज हम हिंदी शब्द का निर्माण करने में, या तो हिंदी भाषा में ऐसे शब्द है जिनका हम प्रयोग करते हैं। उनके बाद है 5वां उपसर्ग की तरह ही प्रयोग होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? शायद आप लोग उनके बारे में जानते होंगे। अव्यय वे होते हैं कि यदि कोई शब्द का काल बदले, वचन परिवर्तन करे, लिंग परिवर्तन करे, सर्वनाम बदले, संज्ञा बदले, परंतु उन शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अवयव कहते हैं। तो वे संस्कृत के कुछ ऐसे अवयव हैं जो उपसर्ग का कार्य करते हैं और उनसे नए शब्द का निर्माण होता है। इन 5 प्रकार से हम हिंदी भाषा में नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, परंतु
ज़्यादातर हमें पहले 3 प्रकार ही हमारी समझूती के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके किस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे हम देखेंगे। उनके बाद है एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग। यदि हम उपसर्ग के बारे में समझ रहे हैं तो यह गलती से भी हमें बचना है कि यह जरूरी नहीं है कि शब्द में कोई एक ही उपसर्ग लगा हो। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। किस प्रकार, तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखें तो असुरक्षित, समालोचन और व्याकरण, यह हमारे तीनों शब्द बने हैं जिनमें से हमें उपसर्ग को अलग करना है। तो ऐसे कौन कौन से होंगे, तो समझ लीजिए रक्षित शब्द है, उनका अपना कोई ना कोई अर्थ है। पहली बात तो हमारी यही है कि यदि हम किसी शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाएंगे तो जो शब्द है उनका तो कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यहाँ लोचन शब्द समझ लीजिए जिनका अर्थ होता है नयन। करण शब्द ले लीजिए। अब बात है कि एक से अधिक उपसर्ग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षित भी है, आलोचन भी है, आकरण भी है। उनसे जो हमारे शब्द बनते हैं लेकिन उनके जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके पूर्व भी कुछ ऐसे उपसर्ग लगे हैं अ, सम, आ। तो ऐसे दो दो उपसर्ग का प्रयोग करके भी नए शब्द बना सकते हैं, जो इनका उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। इसलिए यह बात समझनी जरूरी है कि यह जरूरी नहीं है कि एक शब्द में एक ही उपसर्ग लगा हो, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उनके बाद आगे हम बात देखें तो संस्कृत तत्सम उपसर्ग। अब उनके जो प्रकार है, एक एक प्रकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे उपसर्ग है जिनके द्वारा हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा संस्कृत तत्सम उपसर्ग। आपको परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता है कि यह संस्कृत उपसर्ग है या तो हिंदी है, परंतु ज़्यादातर हमें क्या होता है कि एक शब्द दिया जाता है और उनमें से हमें क्या करना होता है, उपसर्ग को अलग करना होता है। या तो कोई शब्द है जिनमें से हमें उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा है उनको पहचानना होता है। तो यह यदि हम उपसर्ग को समझ ही रहे हैं तो उनके प्रकार के आधारित उनकी समझ लेना जरूरी है कि यदि हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यह संस्कृत के कुछ उपसर्ग है, हिंदी के कुछ उपसर्ग है, अरबी फारसी भाषा के कुछ उपसर्ग है। ऐसा हम करेंगे तो शब्द से उपसर्ग करना हमारे लिए बहुत ही सरल बन सकता है। पहला प्रकार था हमारा संस्कृत तत्सम उपसर्ग। तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत के जो ही त्यों ही उपसर्ग लिए जाते हैं और जिनका प्रयोग हिंदी शब्द बनाने में करते हैं, तो वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं और वे हमेशा तत्सम शब्दों के पूर्व ही लगाए जाते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, तो यदि आप लोगों ने इन ऐसे उपसर्ग को याद कर लिया तो किसी भी शब्द से उपसर्ग करना सरल हो जाएगा। यानी यही सब उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगे हुए होते हैं। आपके सामने कोई एक शब्द दे दिया है तो आप क्या करेंगे, ऐसे अक्षर या तो अक्षर समूहों को क्या करेंगे, उन शब्द से अलग करेंगे। यहाँ आप देखिए कौन कौन से ऐसे उपसर्ग है संस्कृत के, अ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, वि, आ, नि, परा, प्रह, प्रति, दूर, दुष, दु, उत, उप, निर, परि, सम, सु, ये सभी क्या है, संस्कृत तत्सम उपसर्ग है जिनका प्रयोग करके हम हिंदी भाषा में क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आप लोगों को इन अक्षर समूहों या तो शब्दांश को याद रखना है कौन कौन से उपसर्ग है। यदि आप लोगों ने ऐसे अक्षरों को पहचान लिया तो उन शब्द से उपसर्ग अलग करना सरल होगा। यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि वे किस प्रकार शब्द में लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। उपसर्ग कौन से हैं, मूल शब्द कौन से हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, और उन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना है वे कौन कौन से हैं जो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। देखते हैं वे किस प्रकार लगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यह संस्कृत के सभी उपसर्ग हैं, उनमें से एक हमने ले लिया अभी। तो पहले हमने सीखा था उनकी व्याख्या के आधारित भी उपसर्ग है वे हमेशा मूल शब्द के पहले रखते हैं। तो मान शब्द का कोई ना कोई अपना अर्थ है, तो उनके पूर्व क्या लगाया गया, अभी उपसर्ग लगाया। इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना वे है अभिमान। तो अभिमान शब्द का कोई ना कोई अर्थ बनता है। हमारी विशेषता यह थी कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं और उन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना है उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अभी उपसर्ग लगाने से क्या हुआ, नया शब्द बना अभिमान, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। दूसरा है जय। जय शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, तो उनके पूर्व हमने क्या लगाया, परा। तो इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना वो है पराजय। फिर है दूर उपसर्ग। तो भाग्य शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, नसीब।
तो उनके पहले हमने दूर उपसर्ग लगाया, तो उन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना दुर्भाग्य, तो उनका भी कोई ना कोई अर्थ बनता है। अब बात करते हैं रक्षण, तो उनके आगे आ उपसर्ग लगाया, तो इन दोनों को मिलाकर भी जो नया शब्द बना वे है आरक्षण, उनका भी कोई ना कोई अर्थ बनता है। जो उपसर्ग लगाकर दोनों को मिलाकर नए शब्द बनेंगे उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो ये हमारे उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं, ये तो हुए हमारे संस्कृत भाषा के यानी संस्कृत के कुछ उपसर्ग जिनका प्रयोग हम हिंदी शब्द निर्माण में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, वे है हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं, यानी संस्कृत से आए हुए कुछ ऐसे उपसर्ग जिनका कई भाषा में परिवर्तित होकर जो हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, या तो हिंदी के ही कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग करके हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ऐसे वे उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो आपके सामने दिए गए हैं अन, उन, अध, कु, औ, नी, दु, बिन, अ, भ, स, पर ऐसे उपसर्ग है, यह हमें याद रखने होंगे। तो नए जो शब्द होगा उनमें से उपसर्ग यदि अलग करने होंगे तो वे उपसर्ग कौन कौन से होंगे, ऐसे उपसर्ग होंगे जो हमेशा शब्द के पहले लगे हुए होंगे, उनको अलग कर देंगे तो मूल अर्थ वाला शब्द अलग हो जाएगा। वे हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं आपके सामने दिए गए हैं, जो यहाँ पर शब्द के पूर्व में लगे हैं। कौन से शब्द के पूर्व, जिनका कोई ना कोई अपना अर्थ है, और उन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। एक एक उदाहरण देखते हैं। देखा शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, तो उनके पहले हमने अन लगा दिया, दोनों को मिलाकर नया शब्द बना अनदेखा। फिर रूप शब्द का भी कोई अर्थ है, तो उनके पूर्व हमने कु लगा दिया, तो नया शब्द बन गया कुरूप। फिर है गमन, तो उनके पहले हमने नि उपसर्ग लगा दिया, तो दोनों को मिलाकर नया शब्द बनना है निगमन। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार शब्द के पहले उपसर्ग लगाएंगे तो उन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनेगा वह हमें नया अर्थ वाला शब्द मिलेगा, और अर्थ शब्द है वह अधिक प्रभावशाली भी हो जाएगा। लेकिन जो नया शब्द बना उनका कोई ना कोई अर्थ बनना चाहिए। अब बात करते हैं अरबी फारसी यानी उर्दू अरबी फारसी भाषा से जो उपसर्ग आए हैं, जिन्हें हम विदेशी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, कम, खुश, गैर, ना, हम, बद, ला, दर, बे, बर, अल, एन, ने, खर, ये सभी हमारे अरबी फारसी भाषा से आए हुए उपसर्ग हैं। यदि आप लोगों ने इन उपसर्गों को पहचान लिया तो क्या हो जाएगा, शब्द से उपसर्ग करना अलग हो जाएगा, शब्द से उपसर्ग अलग करना आसान हो जाएगा। तो ये सभी उपसर्ग है, उनसे कौन से नए शब्द बनते हैं, तो आप देखेंगे जो कोई मूल शब्द है जिनका कोई ना कोई अर्थ है उनके पहले लगाए गए हैं, और उन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बना है वे यहाँ पर है जिनका कोई ना कोई अर्थ है। एक एक देखते हैं। नसीब शब्द है, उनके पहले हमने कम लगाया तो नया शब्द हो गया कम नसीब। खुश शब्द है जिनका कोई अर्थ है, तो उनके पहले हमने ना लगाया तो नया शब्द है ना खुश। नाम है तो उनके पहले बद लगाया तो नया शब्द बना बदनाम। सफ़र के आगे हम लगाया तो हम सफ़र। इस प्रकार नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में ऐसे नए शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब, डिप्टी, हेड, यह उपसर्ग का प्रयोग करके भी नए शब्द बन सकते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर, हेड मास्टर, ऐसे शब्द हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। उनके बाद आते हैं कि ऐसे कौन से, तो जो आपके सामने कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो संस्कृत के अवयव है परंतु वे उपसर्ग का कार्य करते हैं। तो वे कौन से हैं, यहाँ आप देखेंगे कि संस्कृत के अवयव होने के बावजूद भी वे उपसर्ग का कार्य करते हैं। तो कु, चिर, नि, पर, बहु, सह, स्व, अधः, का, पुनः, बहि, सत, स, ये सभी संस्कृत अव्यय हैं जो उपसर्ग का कार्य करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो क्या है, आयु है, कर्म है, यह हमारे अर्थ वाले शब्द हैं जिनके पूर्व यदि हमने लगा दिया ऐसे उपसर्ग तो नया शब्द बन गया चिरायु, कुकर्म। तो संस्कृत के अवयव होने के बावजूद भी वे उपसर्ग का कार्य करते हैं, तो उनसे भी हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उनके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण जो हमने उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं देखी। अब उनके द्वारा ऐसे कौन कौन से नए शब्द का निर्माण होता है या तो ऐसे कौन कौन से उपसर्ग जोड़कर कौन सा नया शब्द बनता है। तो आपने देखा कि कुछ संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के हैं, अरबी फारसी भाषा के, अंग्रेजी के या तो कुछ संस्कृत अवयव है जो उपसर्ग का कार्य करते हैं। तो आप उन उपसर्गों को याद रख लेंगे तो
कोई भी नया शब्द आप निर्माण कर सकते हैं। कुछ उनके अन्य उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ हम एक एक उदाहरण देखिए। तो उपसर्ग है, कौन कौन से उपसर्ग है? तो अभि शब्द है, यान के आगे लगा हुआ है, तो नया शब्द बना है अभियान। फिर है राग, तो उनके आगे नया उपसर्ग लगा अनु, तो दोनों को मिलाकर नया शब्द बना है अनुराग। रिक्त शब्द है, तो उनके आगे हमने अति लगाया, तो नया शब्द बना अतिरिक्त। मरण शब्द है, तो उनके आगे हमने आ लगाया, तो नया शब्द है आमरण। गति शब्द है, उनके आगे हमने प्र लगाया, तो नया शब्द बनता है प्रगति। वीर शब्द के आगे हमने महा लगाया, तो नया शब्द बनता है महावीर। इस प्रकार क्या होते हैं, ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके हम कोई ना कोई नया शब्द बना सकते हैं, जिनका कोई ना कोई नया अर्थ हमें मिलता है। तो ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके तो हम कई प्रकार के नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्मृति शब्द है, तो उनके आगे हमने वी लगाया है, तो नया शब्द बनता है विस्मृति। यदि देश शब्द है, उनके आगे हम वी लगाएंगे, तो नया शब्द बनेगा विदेश। फिर है ज्ञान शब्द, तो उनके आगे हम वी लगाएंगे, तो नया शब्द बनेगा विज्ञान। इस प्रकार इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम नए शब्द बना सकते हैं। आगे है मान शब्द, तो उनके आगे हमने लगाया है अप उपसर्ग, तो नया शब्द बनेगा अपमान। यहाँ एक मिस्टेक है, मान जो शब्द है वो तो हमारा मूल शब्द है, उनके आगे हमने क्या लगाया, अप लगाया, तो नया शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा, अपमान, यानी कि नया शब्द बना अपमान, जिनको आप क्या करेंगे, सुधार लेंगे। अब आगे बात करते हैं प्रतीक्षा, तो नया शब्द होगा प्रतीक्षा। परिवार के आगे स उपसर्ग लगाया, तो नया शब्द है सपरिवार। आधार के आगे उपसर्ग लगाया निर, तो नया है निराधार। मग्न के आगे उपसर्ग लगाया निह, तो निमग्न। जात, तो आगे लगा बद, तो नया शब्द बनता है बदजात। तो ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके हम कई प्रकार के नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो यह आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे उपसर्ग लगाकर नए शब्द का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि परीक्षा में हमें किस प्रकार यह पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए, आपके सामने एक सूचना है कि निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग को अलग कीजिए। उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना तो हमने देख लिया। अब बात यह है कि शब्द दिया गया है, उनमें से उपसर्ग को अलग करना है। तो अब बात हम क्या करेंगे, उनकी विशेषता और उनकी व्याख्या के आधारित कार्य करेंगे। उनकी व्याख्या क्या थी, तो उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश थे और वह कहाँ पर लगे हुए होते हैं, किसी शब्द के पहले। तो हमारा यह एक शब्द है विसंगति, तो हम क्या करेंगे, उपसर्ग क्या है, लघुत्तम शब्दांश है और कहाँ लगे हुए हैं, शब्द के पूर्व। तो यहाँ हम देखेंगे कि पूर्व लगने वाले हैं, तो वे हमारे उपसर्ग है, तो पहले ही देखेंगे। तो गति का भी कोई अपना अर्थ है, विस यह कोई उपसर्ग नहीं है, परंतु हमने देखा कि संगति शब्द है, उनका कोई ना कोई अर्थ बनता है। तो संगति को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग कर देंगे, और जो बाकी बचा तो वे हमारा क्या है, उपसर्ग। तो नया शब्द हमारा कौन सा था, विसंगति। तो हमको परीक्षा में ऐसे विसंगति शब्द दिया है, उनमें से उपसर्ग अलग करना है। तो यदि हमने मूल अर्थ वाले शब्द को अलग कर दिया, तो जो बाकी बचा होगा वो हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो इस शब्द का उपसर्ग हमारा कौन सा बना है, वी, यानी वी है वह शब्द में से उपसर्ग अलग किया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनुकरण। नुकरण, यदि अनुकरण शब्द है, उनमें से हमें उपसर्ग अलग करना है। तो उपसर्ग कहाँ लगे होंगे, शब्द के पहले। तो अ है वो हमारा उपसर्ग है, परंतु नुकरण का कोई अर्थ होगा नहीं। अनु अलग कर दिया तो करण का कोई अर्थ बनेगा, हाँ। तो करण शब्द को अलग कर दीजिए, जो बाकी बचा है वे हमारा क्या होगा, उपसर्ग। तो यह शब्द में से उपसर्ग अलग करने हैं, तो हमारा उपसर्ग क्या होगा, अनु, यह हमने अलग कर दिया। उनके बाद देखते हैं अभिन्न। तो अभी अर्थ अलग कर दिया, तो वे तो हमारा उपसर्ग है, न का कोई अर्थ बना रहेगा नहीं, क्योंकि हमारी विशेषता तो यह थी कि यदि हमने उपसर्ग अलग कर दिया तो जो बाकी शब्द बचेगा उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो न शब्द का तो कोई अर्थ नहीं बचा। तो भिन्न शब्द है, उनका कोई अर्थ बचेगा, हाँ, भिन्न शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न शब्द को अलग कर दिया, तो जो बाकी बचा है वे हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इस प्रकार शब्द से उपसर्ग हम अलग कर सकते हैं। अ है वे हमारा क्या होगा, उपसर्ग। फिर है उत्कर्ष, तो उ अलग कर देंगे, कश का तो कोई अर्थ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कश शब्द को अलग कर दीजिए, जिनका कोई ना कोई अर्थ है। उनके आगे जो बचा है उनको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो यह हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। तो यह उत है वो हमारा क्या है,
उपसर्ग है। फिर है प्रवीर, प्रवीर, प्रवी को अलग कर दिया तो र का कोई अर्थ बनेगा नहीं, लेकिन वीर शब्द है उनका कोई ना कोई अर्थ बनता है, तो पहले वीर शब्द को अलग कर दीजिए, जो बाकी बचा है वे हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो शब्द में से जो हमारी सूचना है कि निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए, तो प्र है वे हमारा क्या होगा, उपसर्ग। परीक्षा में आपका उत्तर क्या होगा, प्र, वो हमारा क्या होगा, उपसर्ग। इस प्रकार परीक्षा में हमें शब्द दिए जाते हैं जिनसे उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाता है। तो उपसर्ग क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनकी व्याख्या क्या है, विशेषताएं कौन सी है और कौन कौन से प्रकार के आधारित उपसर्ग है जिनका प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो हमारे सामने है नए शब्द। और अब बात है कि उनमें से उपसर्ग को अलग कीजिए। तो हमने देखा कि कोई शब्द है उनको उपसर्ग, उनमें से उपसर्ग किस प्रकार अलग किए जाते हैं, जो हमें परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। इस अभ्यास में आज हमने देखा कि उपसर्ग क्या है और वे उनका प्रयोग करके हम किस प्रकार नए शब्द का निर्माण करते हैं। आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। नमस्ते।